तो संबंध की जगह से देखेंगे ना, तो ये समझना एक मूलभूत बात है कि रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप का मतलब जनरल किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो भाई बहन का हो, कि पति पत्नी का हो, कि माता पिताजी का हो, कि टीचर्स के साथ हो, कि फ्रेंड्स के साथ हो, इन सभी रिलेशंस में फीलिंग्स हमारा प्राइम एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे के साथ जीते हुए। तो भाव का एक्सपेक्टेशन, फीलिंग्स का एक्सपेक्टेशन हमारा प्राइम कंसर्न होता है एक दूसरे के साथ जीते हुए। इन फीलिंग्स के पूरा नहीं होने से कितना भी हम सुविधा के रूप में, फिजिकल फैसिलिटी के रूप में एक दूसरे के लिए करें, कितना भी सेवा के रूप में, नॉर्मल केयर के रूप में एक दूसरे का ध्यान रखें, खालीपन बना ही रहता है। क्योंकि फीलिंग्स के अभाव में चोट हमको लगती रहती है लगातार। कौन कौन से फीलिंग्स हैं जिस पर प्राइमरली काम किया जाए, उसको अगर देखेंगे ना, तो अपने से बराबर वालों की जगह पर विश्वास, सम्मान और स्नेह, ये 3 फीलिंग्स का बहुत महत्व हो जाता है। बराबर वाले का मतलब वो भाई बहन संबंध भी हो सकता है, पति पत्नी संबंध भी हो सकता है, मित्र मित्र संबंध भी हो सकता है। ये लगभग बराबर उम्र वालों की जगह के संबंध हैं। इनमें विश्वास, सम्मान और स्नेह, ये 3 भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। स्नेह होने का इंडिकेटर क्या है, ये याद रखना जरूरी है। स्नेह होने का इंडिकेटर ये है, पहचान ये है, अफेक्शन का इंडिकेटर ये है कि जैसे हम अपने सुख होने के लिए और दुख नहीं होने के लिए कंसर्न रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, केयरफुल रहते हैं, ऐसे ही हमारे संबंधी के जीवन में भी सुख हो, दुख नहीं हो, उसके लिए हम केयरफुल रहते हैं, सजग रहते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में भी दुख आता है तो अपने संबंधी के जिंदगी से दुख दूर होने के लिए हम उतना ही एफर्ट करते हैं जितना अपने दुख से बाहर आने के लिए करते हैं। हमको किसी दिन प्रॉब्लम हो जाए तो हम एक्सपेक्ट करें कि आप आके सपोर्ट कर दें हमारा। आपको हो उस दिन कहें मैं तो जानता नहीं हूं तुमको, आपको लगेगा कि हम आपको संबंधी मानते हैं? नहीं लगेगा ना। तो स्नेह का एक पहचान ये है, अफेक्शन का एक इंडिकेटर, एक पैरामीटर ये है। ठीक है, किसी को कठिन तो नहीं लग रहा? आकर्षिता दी ठीक है, थैंक यू। आपसे परमिशन ले लेके चलेंगे हम इस सेशन में। लगे कि स्पीड कम करना है तो हमको बता दीजिएगा और कम कर देंगे। स्नेह का दूसरा इंडिकेटर ये है कि जैसे हमको अपने अचीवमेंट से खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, ऐसे ही अपने रिलेटिव के भी, अपने संबंधी के भी अचीवमेंट से खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। ये 2 इंडिकेटर हैं, 2 पहचान हैं इस बात के कि हम आपके प्रति स्नेह रखते हैं कि नहीं रखते। आपको उपलब्धि मिले और मेरा चेहरा लटक जाए, बाहर या अंदर कहीं भी, बाहर ही लटके ये जरूरी नहीं है, अंदर भी लटक गया हो, बाहर नहीं भी दिखा रहे हो, तो स्नेह नहीं है, ये पहचानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। हम आपको ये समझ में आया स्नेह का? सम्मान का मतलब ये है कि हम आपको अपने बराबर की जगह पर देखते हैं, एक और एक मानव के रूप में देखते हैं, न कि आयु, जाति, धर्म, संप्रदाय, इन टैग्स को पुरुष, स्त्री,
छोटा बड़ा इन टैग्स को लगा के देखने के बदले धन वाला बिना धन वाला, पद वाला बिना पद वाला, इन टैग्स को आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी पहचानने के बदले ह्यूमन बीइंग के रूप में होना, मानव के रूप में होना, इसको आपकी मूल आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं। तो अपने जैसे मानव के रूप में आपको देखते हैं। जाति, धन, संप्रदाय, भाषा, ये सब को आपके पहचान का आधार नहीं बनाते। बराबर की जगह पर आपको देखने का मतलब है कि हमारा फोकस बोलने के साथ साथ सुनने पर भी होता है। अगर सिर्फ मुंह चलता हो और कान बंद हो तो हम आपको बुद्धू मानते हैं कि नहीं? कहें चाहे कितना भी कि सम्मान करते हैं, बराबर मानते हैं, मानते नहीं। कान बंद हो गए अगर, तो इसका मतलब हम आपको कुछ बोलने लायक नहीं मानते हैं, अपने को बोलने लायक मानते हैं कि नहीं? ऐसे ही डिसीजंस लेने के पहले आपसे राय लेते हैं, डिस्कस करते हैं, ना कि डिसीजन लेके आप पे थोपने आते हैं। डिसीजन अगर हमने ले ही लिया तो हम अपने को बुद्धिमान मानते हैं, आपको बात बोलने लायक भी नहीं मानते। बहुत बार हम शुरू यहीं से करते हैं, पता है हमको क्या बोलोगे तुम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हमको लगता है हम बढ़िया कर रहे हैं, जिसको जिसको चुप करा दो ना इसी विधि से, अगर बराबर वाला है ना तो वो सब अभी मुंह खोलने वाला है थोड़ी देर बाद, कि नहीं? ऐसे ही ये सम्मान समझ में आया कि सम्मान की पहचान ये है। एक मानव के रूप में देखते हैं, अपने जैसे बराबर की जगह पर रखते हैं, डिसीजन लेने के पहले डिस्कशन करते हैं, यानी डिसीजन प्रोसेस में आपको भी इन्वॉल्व करते हैं, ना कि आपको एक्सक्लूड करते हैं। डिसीजन प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व करते हैं, ना कि आपको एक्सक्लूड करते हैं। और सिर्फ बोलने पर केंद्रित नहीं रहते हैं, फोकस्ड नहीं रहते हैं, सुनने के काम को भी करते हैं कि नहीं? ये समझ में आता? ट्रस्ट पे चले। थैंक यू। विश्वास की जगह से ये दोनों पर ट्रस्ट को अलग अलग करके देखने की जरूरत है। इंटेंशन पर ट्रस्ट और कंपिटेंस पर ट्रस्ट। अपने अध्ययन से हमको ये बात दिखती है कि गलती होने के बावजूद भी हमारा फंडामेंटल इंटेंशन जो है, जो मूल चाहना है, वो तो खुद सुखी होने और दूसरे को सुखी करने की है। कैसे पता चला है हमको? स्वयं का अध्ययन करके, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके, स्वयं का सेल्फ का ऑब्जर्वेशन करके। तो यही बात हम अपने परिवार के दूसरे संबंधी जनों के लिए भी देख पाते हैं कि मूल में वो भी सुखी होना चाहते हैं, हमको भी सुखी करना चाहते हैं। बाकी समाज दुनिया के लोगों के लिए भी ना दिख रहा हो, कम से कम परिवार में जिन लोगों के साथ जी रहे हैं उनके लिए तो ये दिखना जरूरी है, जरूरी है। तो ये इंटेंशन ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट ऑन इंटेंशन हमेशा बना रहता है। मूल चाहने पर भरोसा, आश्वस्ति हमेशा बनी रहती है। योग्यता पर आश्वस्ति तो एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को देख करके ही बनती है। तो आपकी किसी योग्यता पर, खाना बनाने की योग्यता पर हमको भरोसा होगा कि नहीं, ये तो आपको देख के ही पता चलेगा कि नहीं, स्किल का योग्यता। ऐसे ही व्यवहार की योग्यता में कहीं विवाद होने की स्थिति हो, आप वहां संभाल सकते हैं कि नहीं चीजों को, ये तो आपके पास्ट ऑब्जर्वेशन और चीजों को देख के ही बनेगा। अगर आपको बात बात पे गुस्सा आता हो
तो झगड़े वाली जगह में तो आपको नहीं भेजा जा सकता है। पक्का है कि आप और सिर फुरवा के आएंगे वहां से। तो योग्यता के हिसाब से ही कार्यक्रम बनाए जाते हैं। कार्यक्रम बनाते समय, प्रोग्राम्स बनाते समय तो हम ट्रस्ट ऑन कॉम्पिटेंस को भी देखते हैं, लेकिन ट्रस्ट ऑन इंटेंशन हमारा हमेशा बना रहने का बेनिफिट ये होता है कि हम एक दूसरे के कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट में सहयोगी होते हैं, न कि एक दूसरे का बुरा करने पे उतर आते हैं। इंटेंशन पर डाउट होना शुरू होता है ना, तो हम एक दूसरे के बुरा करने पर भी उतारू हो जाते हैं, उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं, खराब करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे का। लेकिन वो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन बना रहता है। कॉम्पिटेंस में कमी दिखती है तो वो कमी हमारे में भी है, वो कमी आप में भी है। हम दोनों कैसे ठीक कर सकते हैं उस पर सोचेंगे। उस पर जितना कम्युनिकेशन में बात किया था उसको समराइज करके थोड़ी बात अभी और कर दूंगा, ध्यान दिलाने के लिए उन्हीं को। पर कोर आइडिया ये विश्वास, सम्मान और स्नेह का भाव है जिसकी जरूरत है। इनफैक्ट अगर आपको किसी से संवाद करना हो ना, तो उसने आपको क्या मान रखा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बनिस्बत इसके कि आपने क्या मान रखा है उसके बारे में। तो आपने हो सकता है बच्चे को बच्चा मान रखा हो, भले वो 18 साल 20 साल 22 साल का हो गया है। आपको लगता हो कि आपने दुनिया बहुत देख रखी है तो इसको सुनना चाहिए हमारा। लेकिन मुद्दा ये है, अगर बच्चे से बात करना चाह रहे हैं, उस युवा से बात करना चाह रहे हैं, तो अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो महत्वपूर्ण इसको समझना है कि उसने हमारे बारे में क्या मान रखा है। तो आज के दिन तो ज्यादातर युवा इस स्थिति में दिखाई देते हैं, या ज्यादातर बच्चे भी जो 8, 10, 12, 14, 16 साल के हो गए हैं, वो माँ बाप के बराबर तो जरूर मानते हैं अपने को कि नहीं। सभी पेरेंट्स को तो बहुत क्लियर है ये। तो इसलिए अगर उनसे बात करनी है तो उनको बराबर की जगह पे रख के ही बात हो सकता है, अन्यथा बात ही नहीं होगा। तो भले वो बच्चे आपको लग रहे हों 10 साल के, 12 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, पर अगर उन्होंने अपने को आपके बराबर मान लिया है तो अब तो बराबर वाले जगह से ही बात हो सकती है। उसको कम मान करके अगर समझाने का काम शुरू कर देंगे, कुछ बात आगे नहीं बढ़ेगी, बहस में उतर जाएगा। बार बार लोग हमसे पूछते कैसे पता चले कि बच्चा हमारे बराबर वाली जगह पे आ गया है। देखिए कैसे पता चले, पता तो चल जाता है, लेकिन 2 इंडिकेटर मैं भी दे देता हूं। एक पहचान उसका ये है कि वो अपने मन का करना शुरू करता है, आपका सुनना बंद कर देता है। कंट्राडिक्शन की स्थिति में आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, जब वो अपने मन का करने लगे तो आप समझ लीजिए कि बराबर तो मान ही लिया है, अपने को मान ही लिया है। क्यों जी? हमको तुम्हारे घर का नहीं पता, देखो कुछ। एक बार ऐसे ही सेशन ले रहे थे हमारे सर, 2006-07 की बात होगी। इकोनॉमिक्स के कुछ सिद्धांतों को लेकर के बात हो रही थी। पीछे एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बैठे थे, वो नाराज हो गए बिल्कुल। कह रहे हैं आप हमको बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुला रखे हैं क्या? हम लोगों में से किसी को पता भी नहीं था कि वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। तो हमको नहीं पता तुम्हारा कुछ, हम तो केवल इंडिकेटर बता रहे हैं कि एक इंडिकेटर यह है कि अगला अपने मन का करना शुरू करता है। उसका दूसरा इंडिकेटर यह है कि वो सवाल पूछना शुरू करता है, तर्क करना शुरू करता है, और सामान्य भाषा में कहें तो बहस करना भी शुरू कर देता है, जवाब देना शुरू कर देता है। तो जब वो पलट के जवाब देने लगा हो, बहस करने लगा हो, तो आप समझ लीजिए कि वो घोषणा कर दिया है कि देखो अब हम तुम्हारे बराबर हैं।
वो जिस उम्र में भी बच्चा करने लगा हो, आप समझ लीजिए कि वो बराबर तो हो ही गया है। भाई साहब कह रहे थे कि बच्चे भी बाप हो गए हैं आज के दिन। बाप माने चाहे नहीं माने, बराबर माने बिना तो बात नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो बात करने की जगह तो फिर वही दिखती है कि बराबर की जगह पर हम उनको पहचान सके। ठीक है, ये इतने पर कोई भी प्रश्न हो, इतने बिंदु पर, तो हम एक बार ओपन कर रहे हैं, बता सकते हैं। भैया आपने भी जो बात बोली ना कि बच्चे भी बाप हो गए, उन्होंने एग्जैक्टली कहा था कि अब बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं। भारत में वैसे भी पुनर्जन्म मानते हैं, तो हो भी सकता है। पिछले जन्म की याद थोड़ी बची रह गई है। भैया कहाँ है जी? भैया लेफ्ट में। हाँ, भैया अगर मेरे अंदर कोई भाव हिलता हुआ दिखता है तो इसका मतलब कि या तो मैं इन मूल्यों का या तो निर्वाह नहीं कर पाया या मुझे नहीं मिल रहा, ऐसा ही कुछ। जी, भाव हिलता हुआ दिखने का मतलब यह है कि हमारे भाव के आधार में समझदारी नहीं है, अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, दूसरे से भाव पाने को या कुछ दूसरे डिजाइन्स को हमने बना रखा है। वो प्रश्न एक पूछा था शायद, कहाँ गई बिटिया, तुम्हारी बहन कहाँ गई? चली गई, तो उत्तर देने का फायदा नहीं है। वो प्रश्न पूछा था कि हमारा भाव इतना असंतुलित क्यों होते रहता है। भाव के असंतुलित होने का एक बड़ा कारण यह है कि हमने अपने भाव के आधार को दूसरे का व्यवहार, दूसरे का कपड़ा, दूसरे का धन, दूसरे का पैसा, दूसरे का आचरण, इसको बना दिया है। उदाहरण के लिए, हम आपके साथ क्या भाव रखेंगे ये आपके कपड़े को देख के तय करते हैं, आपके पैसे को देख के तय करते हैं, आपके धन को देख के तय करते हैं, रूप और बल को और पद को देख के तय करते हैं, और ये सब से भी नहीं करते हैं तो आपके व्यवहार को देख के तय करते हैं कि आप अच्छा व्यवहार करोगे तो हम भी आपके साथ सम्मान और स्नेह से जिएंगे, आप नहीं करोगे तो हम भी जवाब देंगे। हमने अपने भाव का आधार ही दूसरे के धन को, पद को, बल को, रूप को, पैसे को या व्यवहार को बना लिया है। अगर आपके व्यवहार से मेरा व्यवहार तय हो रहा है तो आपके अंदर आग लगेगी, तो हमारे अंदर भी आग लगेगी। जब तक ये बात समझ में नहीं आती है कि अपने अंदर आग लगाने से हम ही जलेंगे। हमारे सामने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो बुद्धिमत्ता ये नहीं है कि हम भी अपनी गाड़ी तुड़वा लें। सामने वाले ने अपने शरीर में आग लगा लिया है और अब हमारी तरफ आ रहा है, तो बुद्धिमत्ता ये नहीं है कि हम कहें अभी दूर हो, हम ही दौड़ के लाके गले लग जाएं। अभी हम यही करते हैं कि आप आते हैं हमको जलाने के लिए, हम कहते हैं तुमको आने की कोई जरूरत नहीं है, ठहरो मैं ही आ रहा हूं तुम्हारे पास, इतना कष्ट क्यों करोगे, हम ही पहुंचते। अपने भाव के आधार को हमने दूसरे के व्यवहार को बना दिया है। यहां पर सारी बात देखेंगे ना तो मनुष्य को समझने से, स्वयं को समझने से ट्रस्ट ऑन इंटेंशन आता है। मानव को मानव के रूप में समझने से सम्मान का भाव आता है। ऐसे ही जब संबंध हमको दिखाई देता है तो वो संबंध के रूप में, जो पीछे बात हमने की थी कि ये जुड़ाव जब हमारा एक दूसरे से दिखता है, वो सहयोग और पूरकता जब एक दूसरे से दिखती है तो ये समझदारी हमारे में स्नेह के भाव का आधार बनती है। तो भाव अगर समझ से आएगा तो स्थिर होगा।
भाव अगर दूसरे के रूप से, पद से, धन से, व्यवहार से आ रहा है तो जब तक वो ठीक रहेगा तब तक हमारा भाव ठीक रहेगा। जैसे ही बात बिगड़ेगी हमारा भाव बिगड़ जाएगा। तो अभी क्या हो गया है, अभी ये भाव दूसरों पर निर्भर करने लगा है। आप जब तक हमारा बात मान रहे तब तक राजा बेटा, तब तक राजा बेटा। जिस दिन कोई बात नहीं माने, चाहे नौकरी अपने मन का कर लें कि शादी अपने मन का कर लें, ठीक, उस दिन से सारा विरोध शुरू हो जाता है। ये क्यों शुरू हो जा रहा है? क्योंकि भाव के आधार में ये बात है कि तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो स्नेह, तुम मेरे सम्मान को बचाए रखोगे तो तुम मेरे बेटे, ठीक है, तुम मेरे संबंधी, तुम्हारे लिए स्नेह, मेरे सम्मान पर ठेस पहुंचेगी, ठीक है, तो फिर तुम जाओ काम से, गई भैंस पानी में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब बच्चे की हर बात से सहमत होंगे। मुद्दा है कि संवाद करेंगे तो सम्मान और स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए संवाद हो पाएगा, या अपमान और विरोध करके बात करने जाएंगे तब संवाद होगा। दिखता है ना, हम लोग बार बार कम्युनिकेशन में वो बात कहते रहते हैं कि किसी को करेक्ट करना हो ना, किसी को करेक्शन करना हो, उसके पहले कनेक्शन जरूरी है। कनेक्ट बिफोर करेक्ट, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। अगर हमारा आपका कनेक्शन ही नहीं है तो करेक्शन का कोई काम नहीं हो सकता है। अभी हमसे गलती ये होती है कि हम करेक्शन पहले करना चाहते हैं और फिर कहते हैं कनेक्शन बनाएंगे तुम्हारे साथ। देखिए, तो हम आपको करेक्ट करना चाहते हैं, आप हमको करेक्ट करना चाहते हैं। ये जो हमारा ब्लेम का लैंग्वेज होता है ना, ये कनेक्शन ही तोड़ देता है। ये जो हमारा आरोप प्रत्यारोप का भाषा होता है ना, दूसरे की गलती गिनाने का, अपने को सही सिद्ध करने का, तुलनात्मक रूप से तुम ठीक नहीं करते हो ये बताना, दूसरे को कटघरे में खड़ा करना, अपने को सही अगले को गलत प्रूव करना, ये सारा डिजाइन अगले को हमसे जोड़ता है कि दूर करता है? दूर करता है। ये कनेक्शन अगर टूट गया ना तो करेक्शन का कोई काम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। सही जीना पहले जरूरी है दूसरे को समझने में सहयोग करने के लिए। हम गुस्से से, अपमान से, क्रोध से, विरोध से किसी को कुछ कहने जाते हैं ना, हमारी बात बाद में पहुंचती है, हमारा अपमान, क्रोध, विरोध पहले पहुंच जाता है। और उस अपमान, क्रोध, विरोध से अगला इतना आहत हो जाता है कि बात सुनने का नंबर ही नहीं आता, वो उसी से ट्रिगर हो जाता है, आहत हो जाता है। वो माचिस लग गई तो अब उसके बारूद जलने शुरू हो गए, पलट के जवाब देना शुरू कर देता है। तो बात तो पीछे रह जाती है, तुमने ऐसे क्यों बोला, तुमने ये क्यों कहा, तुमने ऐसा कौन सा ठीक कर दिया था। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पर बहस होता हुआ गाड़ी जो है वो अपनी पटरी से उतर जाता है। एक सेकेंड, पीछे का कोई प्रश्न था? हाँ, माइक दे दीजिएगा प्लीज। हाँ भैया, ये 2 इंडिकेशन जो आपने बताए, इसमें एक ऐसा भी तो होता है कई बार ऐसी स्थिति में जब कोई छोटा भाई है, बहन है, तो वो उनको कुछ बोल रहे होते तो वो बोलते ही नहीं है, कुछ भी रिएक्ट भी नहीं करते, सिर्फ सुन रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या देखेंगे? देखिए, उसमें थोड़ा रुक के ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ सुनते हैं तो फिर बात मानते हैं कि अपने मन का करते हैं। नहीं मान रहे होते हैं, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है। नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब इतना ही है कि हम उनको बोलने का जगह भी नहीं दे रहे हैं, उनको सेफ स्पेस नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ बात की जा सकती है। तो बराबर तो मान लिए हैं अगर अपने मन का कर रहे हैं तो। मुझे पूछना है कि ऐसा पॉसिबल है कि कंक्लूजन ना बने? जैसे अगर मैंने माफ़ भी कर दिया, कोई किसी से मेरी बहस हुई थी और मेरा कंक्लूजन बन गया कि ये इंसान बुरा ही है, फिर मैं जाकर बात करूँगी, ठीक रहेगा।
बट वो जो ऑब्जर्वेशन हमको देते हैं उससे कंक्लूजन ना बने, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि जैसे काइंड है ये इंसान, ये ऑनेस्ट है, तो ये भी तो कंक्लूजन ही होते हैं हमारे। कंक्लूजन्स बनाने में बुरा नहीं है, पर जो ये फंडामेंटल कंक्लूजन है कि मानव मूलतः सही चाहता है, दूसरा भी मूलतः मानव है, ठीक है, इंटेंशन उसका प्योर होता है, संबंध के रूप में हम एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, ये फंडामेंटल एग्जिस्टेंशियल कंक्लूजन को हम देखेंगे कि आंख बंद कर लेंगे उससे। ये कंक्लूजन तो ठीक है कि हमने देखा कि आपने 3 बार हमसे झूठ बोला, ये कंक्लूजन तो ठीक है हमने देखा कि आपको चोरी करते हुए मैंने देखा, ठीक, ये कंक्लूजन तो ठीक है कि आपने हमारे घर से कुछ पैसे उठा लिए, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, ये कंक्लूजन निकालें। बट ये सब के पीछे में बच्चा मोबाइल खेल रहा है 4 घंटा, ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये कंक्लूजन निकाल लें। बट वो फंडामेंटल कंक्लूजन देखेंगे कि नहीं, और वो फंडामेंटल कंक्लूजन ये है कि मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना भी सुख समृद्धि शुभ चाहता है, हमारा भी सुख समृद्धि और शुभ चाहता है, और गलतियां जो हमसे होती हैं वो नासमझी बस, समझदारी के अभाव में, योग्यता के अभाव में अपनी किसी जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये मूलभूत सच्चाई को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो चोरी करता हुआ व्यक्ति भी चोरी नहीं करना चाहता है, इस संभावना को देखेंगे तब तो उसको बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। एग्जाम में चीटिंग करता हुआ बच्चा भी ईमानदारी से जीना चाहता है, ये बात को देखेंगे तो उसको निकलने में मदद कर सकते हैं। तो उस फंडामेंटल कंक्लूजन को हम नहीं देखते हैं तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। तो ये कंक्लूजन तो निकालेंगे, योग्यता वाले कंक्लूजन तो निकालेंगे। आपने 5 बार ड्राइविंग किया और 4 बार गाड़ी तुरवा के आ गए, तो ये कंक्लूजन तो निकालेंगे कि आप ड्राइविंग जो है वो नहीं ठीक है आपकी। लेकिन ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि तुम तो घर में आग ही लगाना चाहते हो, तुम तो पिताजी की संपत्ति को खराब करने के लिए ही पैदा हुए हो, ठीक है। ये जो कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं ना, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो ये डिफरेंस है जजमेंट और ऑब्जर्वेशन में? जी जी अच्छा जी। और मैंने ये अप्लाई करने की कोशिश की थी 2-3 दिन से, तो मुझे लगा कि ऐसे फिर कोई रिश्ता अलग नहीं रहता। मतलब जो जैसे हम अपने पापा को देख पा रहे हैं वैसे ही मम्मी भी दिख रहे हैं, वैसे भी ये रिश्ते फिर नाम ही रह जाते हैं। मतलब बिहेवियर वाइज ऐसे कहते हैं ना कि ये मेरे लिए थोड़े से खास है, ये कम खास है, वो नहीं रहता फिर। तो ये नेचुरल चीज हो रही है या फिर मोह माया से मुक्त होने वाला कोई सीन है? इतना जल्दी मोह माया से मुक्त नहीं हो पाओगे, चिंता नहीं करो। कोई घबराना नहीं, ये मोह माया से इतना जल्दी ना निकल पाते लोग। मतलब थोड़ा सा मैजिकल टाइप का लग रहा था कि ये क्या रियलाइजेशन हो रहे, तो मुझे पूछना था ये कि नेचुरली है ना ये कुल मिला के? अच्छा है ना, देखो लोग एक जैसे दिखाई देने लगे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या बुरा है। लेट इट ग्रो, लेट इट ग्रो। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मत अपने से छोटों के संदर्भ में या जहां सहयोग कर रहे हैं वहां पर देखेंगे ना, तो ममता और वात्सल्य, ये 2 भाव की और प्रधानता दिखाई देती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आजकल ज्यादातर बच्चे बराबर की जगह पे मान ही लिए हैं, तो विश्वास, सम्मान और स्नेह को बनाए रखते हुए वात्सल्य और ममता की जरूरत है। और वात्सल्य यानी समझने में सहयोग करने के पहले वो बेसिक सूत्र पकड़ना जरूरी है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। अगले के साथ हमारी भाषा, हमारी टोन, हमारा शैली, हमारा लहजा, हमारा तरीका अगले को हमसे जोड़ता हो, ना कि दूर करता हो। उसके बाद कुछ सुधार पर बात हो सकती है, उसके पहले क्या बात होगी। और सारी बात इस रूप में नहीं होती है, करेक्शन का काम इस रूप में नहीं होता है कि हम 2 पार्टी बन के एक दूसरे से बहस करें। पार्टी बन करके तो पहले हम तर्क करते हैं अपने को सही सिद्ध करने के लिए,
जब तर्क नहीं मिलता है तो कुतर्क करते हैं। पार्टी बन के अगर हम बहस पे आ गए ना, तो अपने को सही सिद्ध करने के लिए जब तक तर्क मिलता है तब तक तर्क करते हैं, जब तर्क नहीं मिलता है तो कुतर्क करते हैं, झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, ये सब चलता है, सब चलता है। तो मैं वो जोक बार बार सुनाता रहता हूँ कुतर्कों के ऊपर, और एकदम देखेंगे तो टेंजेंशियल चलता है डिस्कशन। तो मैं हर बार कहता रहता हूँ, ऐसा कहते कि दो मित्र जा रहे थे, तो एक की साइकिल की चेन उतर गई, तो दूसरा रुका उसके लिए, फिर थोड़ी देर बाद चला, फिर साइकिल की चेन उतर गई। ऐसा 3 बार जब हो गया ना, तो पहले मित्र ने दूसरे को, जिसकी चेन उतर रही थी साइकिल की, उसको कहा, यार तुम्हारी साइकिल की चेन तो आज बड़ी उतर रही है, ठीक करके निकले नहीं थे क्या? तो दूसरे मित्र ने जिसको कहा ना, उसने बड़े आराम से सुना उसको, ठीक, थोड़ी देर रुका, फिर कहा, तुम्हारी बेटी भी तो पिछले साल भाग गई थी किसी के साथ, तुम क्या कर लिए उसका? तो नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं कि बेटी का भागना और जाना क्या कहना चाहिए उसको, बट तर्क ऐसे चलते हैं, ठीक है, कि तुम हमारे साइकिल के चेन उतरने को बेकार कहोगे, तो हम बता रहे हैं कि तुम्हारा घर कौन सा ठीक चल रहा है, तुम कौन से ठीक हो। जब हम पार्टी बन के बात करते हैं ना, तो ऐसे ही बहस में उतर जाता है, जिसका एक ही कंक्लूजन है, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, मैं सही हूं तुम गलत हो। सही अर्थों में एजुकेशन तब हो पाता है जब हम टेबल के एक साइड में होके डिस्कशन करते हैं कि तुम्हारी ये नीड है, हमारी ये नीड है, इस रूप में परिवार की ये दोनों नीड को हम मिल करके कैसे पूरा कर सकते हैं, और उसमें जिसकी जितनी योग्यता होती है उतना वो जिम्मेदारी लेता है। तो जिसकी अधिक समझदारी है वो ज्यादा जिम्मेदारी ले पाता है, जिसकी कम समझदारी है वो कम जिम्मेदारी ले पाएगा। स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। ऐसे ही अपने से बड़ों के संदर्भ में देखेंगे ना, तो कृतज्ञता का, अपने से बड़ों कहिए या जो हमसे यात्रा में आगे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का, गौरव का, श्रद्धा का भाव प्रमुखता से होना बनता है, विश्वास, सम्मान, स्नेह के साथ। कैसे आती है कृतज्ञता? दूसरे से जो सहयोग हमको मिल रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको देखने पहचानने के आधार पर आती है। तो ध्यान हमारा अगर आपसे मिलने वाले सहयोग पर है तो कृतज्ञता आती है, आ सकती है। ध्यान अगर सिर्फ हमारा आपसे नहीं मिलने वाले चीजों पर ही है, शिकायत ही आएगी हर बार, कृतज्ञता कहां से आएगी? ऐसे ही आपकी अच्छाइयों पर हमारा ध्यान है तो गौरव और श्रद्धा की संभावना है। आपकी अच्छाइयों को देखने के बदले सिर्फ जो आपकी कमियां हैं वहीं मेरी नजर अटकी रहती है, तो कहां से गौरव और श्रद्धा आएगा जी? कहां से आएगा? इसी तरह से आप अगर हमको संबंधी के रूप में नहीं दिखाई देते हैं, तो आपको हम जब उपलब्धि में देखते हैं तो गौरव नहीं आता, प्रशंसा नहीं आती, ईर्ष्या आती है। तो अगर हम एक दूसरे को विरोधी के रूप में देखते हैं, कंपटीटर के रूप में देखते हैं, तो आपके आगे बढ़ने से गौरव नहीं आता, हमको ईर्ष्या आती है कि नहीं, जेलसी आती है। तो इतनी बात इंडिकेटर के रूप में बता रहा हूं कि कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा कैसे होती है और उसका पहचान क्या है। तो होने का तरीका तो यह है, पहचान का जगह यह है कि कृतज्ञता हमको होती है ना किसी के लिए, तो हम भी लौट करके उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके साथ कम से कम संतुलित होके जीना चाहते हैं। तो बाकी जगह चाहे कितनी भी नालायकियत कर रहे हों, जिनके प्रति कृतज्ञता होती है, हमारी ग्रेटिट्यूड होता है हमारा, वहां कम से कम हम संतुलित होके जीना चाहते हैं।
गौरव है अगर हमारा, नहीं क्या? कृतज्ञता जहां जहां होती है ना, तो हम बाकी कितने भी नालायक हों, उस जगह पर हम संतुलित होकर जीने का प्रयास करते हैं, अगले के लिए भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं। गौरव अगर होता है ना हमारे में, तो दो चीज दिखाई देती है। एक, आपके लिए प्रशंसा का भाव होता है, सराहना कर पाते हैं, प्रशंसा हो पाती है, सराहना हो पाती है। दूसरा, आपसे ईर्ष्या नहीं होती है, बल्कि आपसे समझने सीखने के लिए हम तत्पर रहते हैं। इस रूप में अहंकार का अभाव होता है, अभिमान का अभाव होता है, सरलता का उदय होता है, सिंप्लिसिटी। तो ईगो हटता है, गौरव का भाव होता है ना किसी के प्रति, तो वहां हमारा ईगो, एरोगेंस हटता है, सिंप्लिसिटी आती है, सरलता आती है। ईगो अगर है, एरोगेंस अगर है, तो श्रेष्ठता नहीं हमको दिख रही कुछ अगले में। एक बार मैं फिर से रुक जा रहा हूं, कोई प्रश्न हो इतने पर तो बात कर लेते। हेनरेज पहले एक यहाँ से है, इनको सुन लेते हैं फिर श्याम भाई एक बात पहले बोल दूं मैं? हाँ श्योर। जैसे वो बहन मेरे को दिख नहीं रही, पर शायद भीलवाड़ा की होनी चाहिए जो आगे बैठी है ना। हाँ है तो ना। मैं तो इससे कोरिलेट कर पाया कि जैसे इसने बोला ना, तो मेरा एक निष्कर्ष बना हुआ है जो और पक्का हुआ। आज तो आप बताइए सही है कि नहीं है, कि स्कूल तक तो हर बच्चा प्योर रहता है, अधिकांशतः। कॉलेज में भी प्योरिटी थोड़ी बचती है। बाद में जब वो नौकरी व्यापार में आता है या शादी वादी हो जाती है, तो ये जो हवा में मिलावट है इस व्यवस्था अव्यवस्था के युग में, वो सिस्टम उसको रगड़ रगड़ के अपना जैसा दुनिया जैसा बना देता है। तो इसने बात जो बोली, मैं आजकल उसी दौर से गुजर रहा हूँ कि इसने कहा कि जो आपको सुना इसने और जाके घर पे उससे वास्तविकता के आधार पर देखना शुरू किया, तो उसको माँ पिता सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो मैं भी देख रहा हूँ कि आपकी बात बहुत गहरी है, अगर सबका ध्यान चला जाए तो। कि मैं अगर अपने आप को देखता हूँ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करता हूँ, तो मैं सही समझना ही चाहता हूँ, सही जीना ही चाहता हूँ, खुद का सुख समृद्धि चाहता ही हूँ, और सबको सुख समृद्धि मिल जाए वो भी चाहता ही हूँ। और कोई कभी भी गलती होती है तो मानता हूँ गलती से गलती हो गई, जानबूझ के तो करी नहीं है, वो समझ की कमी से हो गई है। और मैं चाहता तो कुछ अच्छा ही था, लेकिन तरीका नहीं मालूम था, इसलिए हो गया ऐसा। तो ये जो आपने वास्तविकता बताई कि अगर हम किसी को भी देखें, मानव के रूप में देखें, तो अगर मेरे को अलग से नहीं बनाया ऊपर वाले ने, तो जैसा मैं हूं वैसे दूसरे हैं। तो मैं अगर सही समझना जीना चाहता हूं, तो हर व्यक्ति सही समझना जीना चाहता है। यहाँ हर व्यक्ति चेक कर ही सकता है। हर व्यक्ति खुद का शुभ चाहता है, दूसरे का शुभ चाहता ही है। हर व्यक्ति ये मानता है गलती तो कोई जान के करता नहीं है, हो जाती है अनजाने में या समझ की कमी से हो जाती है। तो ऐसे में इस वास्तविकता आधार पर जब किसी को देखते हैं, तो चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई और हो, दोस्त हो या भाई हो, वो सब एक जैसे ही दिखते हैं। कि सबके प्रति सबको लगता है सब मानव है, सब एक जैसे ही हैं। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही वो है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही वो है। तो वहाँ पे ये इसका एक्सप्लोरेशन तो मुझे ठीक दिशा में लगा। मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ इससे। तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं बाद में। हाँ, तो तुम तो अभिलाष के थ्रू आई हो ना? हाँ, नहीं बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लगा कि सबका ध्यान अगर चला जाए, कि अगर एक वास्तविकता पकड़ ली, मैं मानव हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, या मैं कैसा चाहता हूं, कैसा सोचता हूं, तो हमको ईमानदारी से अगर हमने उस पर ध्यान दिया, तो हर व्यक्ति एक जैसा ही दिखता है। तो वो शुरुआत तो वैसे आपने ये सही कहा कि मोह माया से मुक्त होना आसान नहीं है। इतना जल्दी हवा में इतनी ज्यादा मिलावट है कि टीवी और व्हाट्सएप देखते ही वापस मन फिसल जाता है संवेदनाओं के कारण। लेकिन ये इसको स्टार्टिंग पॉइंट तो कह ही सकते हैं कि इसको सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो ऐसे में ये बात तो उस डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन सही है ना। अब ये कि इस पे ये लगी रही तो ये बिल्कुल हो जाएगा कि ये संवेदनाओं से, इंद्रियों के कारण जो सुख पाने की जो अपेक्षा है वो कम होती चली जाएगी और समझ के रास्ते पर आगे बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये बात तो सही है। आपको ब्रेक में कोई कह रहे थे हवा में मिलावट इतनी है कि सुबह चलते हैं दुनिया को बदलने,
शाम को पता चलता है दुनिया ने हम ही को बदल दिया। जी भैया जैसे मेरा एक दोस्त है, मतलब उनकी शादी हो गई, उसके बाद मतलब छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा और ये सब चल रहा है। तो मतलब वो दोनों नाराज है एक दूसरे से, और वो बोलता है कि पहले वो अपनी गलती माने, वो बोल रहा है कि वो माने, और दोनों अलग अलग है। वो उनके घर है, वो उनके घर है, और मतलब उनको फिर कैसे कनेक्ट कर पाए? मतलब किसी एक को शिविर कराना उपाय है। भाई जीना तो उन्हीं दोनों को है, तो किसी को तो एफर्ट करना होगा। जीना तो चाहते साथ साथ ही है, लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। वही किसी एक के साथ मेहनत करने की जरूरत है, कम से कम एक के साथ। दोनों के साथ कर पाओगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक को भी बात समझ में आ जाए तो चीजें संभाली जा सकती हैं, संभाली जा सकती हैं। किसी एक को तो समझने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो क्या होता है कि लोग सॉरी भी बोलने जाते हैं ना, ठीक है, गलती के बाद, तो नहीं सॉरी बोलते का हैं। तरीका ऐसा होता है। दोनों में एटीट्यूड है। हाँ, एटीट्यूड है। सॉरी बोलने का तरीका भी ऐसा होता है जो बता रहा होता है कि मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन मैं संबंध बचाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसलिए आ गई हूँ सॉरी बोलने। ठीक है, हमको लगता है हम सॉरी बोल रहे हैं, असर नहीं पड़ रहा है। अगले को लगता है ये हथौड़ा मारने आया है, आई है कि सॉरी बोलने आया है। वो डिजाइन ऐसा होता है हमारा। एक सेकंड, इधर से किन्हीं का कुछ कमेंट था पहले। हाँ, वो कुछ कह रहे थे। सॉरी, माइक दे दो, आता हूं जी। किन्हीं और का कोई प्रश्न है क्या? एक बार हैंड रेज कर देंगे तो हमको हेल्प हो जाएगा। एक, तुम्हारा कुछ नहीं ना? थैंक यू। या If we are with these people, how do we change them then? Is there any way to at least help them to understand this is not correct? किन्हीं एक के साथ समय लगाने की जरूरत होती है, और यही डायलॉग करने की जरूरत है। पर्सनल करिए या पब्लिक करिए, एक ही बात है। शिविर में पब्लिक डायलॉग है, पर्सनली भी ये डायलॉग किसी के साथ किया ही जा सकता है। डायलॉग के अलावा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखता है दूसरे में चेंज को इनिशिएट करने का। जिनके प्रति कृतज्ञता होती है उनसे झगड़े नहीं करते क्या? ये अच्छा प्रश्न है। थैंक यू मम्मी। जिस समय में हम झगड़ा कर रहे होते हैं ना, मैं अपना एक्सपीरियंस तो कह सकता हूं कि उस समय में तो उनका ठीक किया हुआ वाला भाग हमको याद नहीं रहता है, हम भूले हुए से रहते हैं। अगर उस समय भी वो दिखाई देता रहे तो झगड़े की इंटेंसिटी, टोन, एक्सप्रेशन सब खुद ही बहुत नॉर्मल और माइल्ड हो जाता है। फिर वो झगड़ा नहीं रह जाता है। हमारी कुछ असहमति हो सकती है, उसको शिष्टापूर्ण ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। पर भैया फिर ऐसे तो जाहिर से सारा ड्रामा ही खत्म हो जाएगा ना। भाई अगर लग रहा है कि अभी भी ड्रामे में बहुत रस है तो थोड़ा और कर लिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है। मैं तो आपकी जिंदगी के किसी सुख को छीनना नहीं चाह रहा हूं जी। वो पहले दिन कहानी सुनाया था ना, सुखी होने का डिजाइन। चप्पल फेंक रहे हैं दूसरे के ऊपर, लग जाए तो हम सुखी होते हैं, नहीं लगता है तो अगला सुखी हो लेता है। तो अगर ये ड्रामा का रस लेना है अभी तो और लिया जाए जी, इसमें क्या है। नींबू को तब तक निचोड़ें जब तक कड़वापन ना आने लगे। एक बात मैं और कहना चाह रहा था, तो भरी जवानी में आप 39 साल की उम्र में हैं, जब पूरी दुनिया में इस उम्र के लोग लड़की, दारू और घूमने फिरने इसमें डूबे हुए हैं, ऐसे में आपने जो पूरी जवानी लगाई कि सुबह 7 बजे से लोग आपसे व्यक्तिगत राय लेने के लिए आपसे मिलते हैं, रात को 10-11 बजे तक आप लगातार, इवन ब्रेक में जब हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे होते हैं, आप चाय वाय नहीं पी के लोग आपसे राय ले रहे होते हैं, तो पूरी ताकत आपने 12 से 15 घंटे रोजाना जो लगा रखी है कि पूरी मानव जाति एक ही जगह फंसी है कि जिसके साथ जीना हो उसके साथ जीना नहीं आता तो शिकायत शुरू हो जाती है। घर है तो पति पत्नी या माता पिता या बच्चे भाई बहन, जिनके साथ रहना उसका शिकायत शुरू। ऑफिस गए तो ऑफिस वालों शिकायत शुरू, समाज में गए, जहां भी गए, स्कूल कॉलेज में गए, वहां शिकायत शुरू। तो सारे झगड़ों का, युद्ध का, सबका मूल यही है कि आदमी आदमी के साथ जीना नहीं सीखा।
तो मेरे ख्याल में आप जो इतनी ताकत लगा रहे हो, 8 दिन तक इन सबको बुलाया है, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ताकि इनका ध्यान चला जाए एक वास्तविकता पे कि जब भी किसी को देखें, चाहे वो घर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, ये चला जाए कि ये मानव है, मेरा जैसा है। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा चाहता हूँ, तो ये भी ऐसा ही चाहता है। मैं उस दृष्टि से देखने लग जाऊं, हर व्यक्ति सही समझना जीना चाहता है, मेरा खुद का और दूसरे का शुभ चाहता है, ये ध्यान चला जाए और गलती वो ना समझीवश करता है, इतना ध्यान चला जाए, तो ये घर घर जो शिकायत से भरे पड़े हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया युद्ध तो चल रहा है और क्या है ना। तो ठीक है, वहां पे वो मिसाइल मिलिट्री से लड़ रहे हैं रशिया यूक्रेन वाले, हम लोग शब्दों से लड़ रहे हैं, है ना, इतना ही तो फर्क है और क्या है। तो वहां वो उसकी खबर जो टीवी पर आ सकती है, घर के युद्ध की खबर टीवी पर देने की किसी की औकात नहीं है, है ना। वहां पर जो है एक बार में आदमी मर जाता मिसाइल से, यहाँ पे तिल तिल के मरते हैं रोजाना, है ना। वहां ऐसे के में- खबर को टीवी में देते हैं, घर वाले को खबर को छुपाने में आधा लाइफ चला जाता है। ठीक बात है। तो इसलिए मेरा कहना था कि सारे शिविर का हो सकता है, कई बार बहुत सारी जानकारी आती हैं तो उसमें हमको केवल लगता है यार इतना तो पूरी जिंदगी में किसी ने बताया नहीं, जिंदगी के बारे में तो थोड़ा भारी होने लग जाता है, अपच होने लग जाता है कई बार कि तो ज्यादा हो गया यार, अब थोड़ी देर चलो सेशन चल रहा है, अपन तो कमरे में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन सार घूम फिर के यही है कि मैं किसी को भी देखूं, मेरे अंदर ये अगर ध्यान बना रहा कि वो भी मेरा जैसा है, वो भी खुद का शुभ चाहता है, तो मेरा भी शुभ चाहता है, ये ध्यान चला गया, बना रहा, तो सारे झगड़ों से मुक्ति मिल सकती है। और घरों में पैसा तो बढ़ ही गया है, प्यार भी बढ़ सकता है, घर में ऑफिस में सभी जगह, है ना। तो भाई घूम फिर के सार तो यही है शिविर का, और क्या है। भैया तो जो मैं समझ पाया हूँ कि अगर हमारा ध्यान ये बने रहे कि मानव मूलतः सही चाहता है और सुखी होना चाहता है, और समझ के अभाव में ही उससे मतलब गलती हो रही है, तो ये ध्यान जितना बना रहेगा उतना हमारा मूल्य का वो जो पात्र है वो बढ़ता रहेगा। जी, तो जी। क्या यही अभी इस शिविर के बाद जब घर लौटेंगे तो क्या यही अभ्यास करते रहेंगे तो ये मूल्य भी हमारे बढ़ते जी रहेंगे? जी। इसके अलावा कोई आप अभ्यास का कुछ बताना चाहेंगे? अभ्यास के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक समय में एक काम करना ही ठीक है, तो इसको किया जाए, बाकी देखेंगे फिर धीरे धीरे और समय के साथ क्या हो सकता है। पीछे एक हैंडरेज था उनका, पीछे वाली माइक कहाँ है? नमस्कार श्याम भैया, सभी जी, को नमस्कार। सुनील नमस्ते। भैया, मेरा ये निवेदन है कि सारी समय सुनील भैया जी ने अभी उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि सुख तो सभी चाहते हैं और सभी सुख के करने के लिए आप सारी प्रभावना कर रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि संसार में जाते हैं, शाम को आके वापस उलझ जाता है आदमी। तो प्रश्न ये है कि कसाय और विकार महत्वपूर्ण है या समझ महत्वपूर्ण है? कसायों का न्यूनीकरण पहले फोकस किया जाए या समझ का डेवलपमेंट पहले किया जाए? दोनों में कौन सा प्रायोरिटी जिसमें आदमी बार बार फंसता जाता है? समझ गया। ये मुख्य बात जो कह रहे हैं उसको मैं बता दूं। ये कह रहे हैं सही के लिए प्रयास पहले किया जाए कि गलतियों को हटाने की कोशिश पहले की जाए, ये सवाल पूछ रहे। मैं अपनी जगह से देखता हूं तो मुझे तो ये दिखता है कि सही के लिए प्रयास करना मूलभूत काम है, जिसको अभ्यास कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को इंश्योर करने के लिए काम करना ये प्राइम काम है, न कि अपमान, द्वेष, विरोध, घृणा से लड़ना ये प्राइम काम है। तो प्राइम काम तो सही को समझना और सही जीने के लिए अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। सही समझने और सही जीने के लिए प्रैक्टिस करना, जो मैं बात कह रहा हूं उसमें तो मूल ये है, मैं किसी दूसरे पर कमेंट नहीं कर रहा हूं। इस पूरी कंटेंट के मूल में तो सही को समझना, सही जीना, उसके लिए प्रयास करना बारंबार, ये अभ्यास मूलभूत काम है। इस प्रोसेस में
कहीं अपमान अंदर दिखाई देता है, द्वेष अंदर दिखाई देता है, विरोध अंदर दिखाई देता है, तो उसको इलाज करने का भी काम करेंगे, इलाज करने का भी काम करेंगे। तो ये प्रोसेस भ्रम से लड़ने का प्रोसेस नहीं है, समझदारी को इंश्योर करने का प्रोसेस है। अंधेरे से लड़ने का प्रोसेस नहीं है, प्रकाश को उत्पन्न करने का प्रोसेस है। तो उस प्रक्रिया में कहीं कमियां दिखाई देती हैं अपनी, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए भी काम कर सकते हैं। बट मूल काम तो शरीर को स्वस्थ रखने के उपायों का ढूंढना है, न कि बीमारियों से लड़ने का प्रोग्राम बनाने का है। कि नहीं, लड़ना बीमारियों से हो सकता है। अगर बीमारी ग्रसित दिखाई दे किसी जगह पर इतनी ऊपर कि वो सामान्य जिंदगी को ही बाधित करने लगे, तो पहले उसी को ठीक करने पर बात हो सकती है। लेकिन मूल अभ्यास तो यहाँ पर सही को समझने और सही जीने का है। उस प्रक्रिया में अब आपने टेक्निकल टर्म कहे कसाय और विकार, तो कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कुछ सिर के ऊपर आ ही जाए तो तात्कालिक टैबलेट देने पर बात हो सकती है। ये सब टर्म हमने बोल दिया, आपके लिए नहीं बोला है, धैर्य रखिएगा जी। ठीक है, ये जो आखिरी बात इसमें लिखा है ना, वो महत्वपूर्ण है कि भाव के साथ साथ परिवार व्यवस्था में अलग अलग जिम्मेदारियों को जब हम फुलफिल करते हैं ना, अलग अलग जिम्मेदारियों को जब हम फुलफिल करते हैं, तभी हमारा आश्वस्ति एक दूसरे से हो पाता है। हम सोचें कि परिवार के बाकी सब काम आप लोग करें, समझदार हमको माने, ये कैसे संभव है? जिम्मेदारी लेने के साथ ही अगले को हमारी समझदारी पर भरोसा होता है ना। तो पिताजी आपको 4 बार डांटें, आप अंदर बाहर परेशान हुए बिना अगर उसको सुन सकें, उनकी ज़रूरतों को सुन के वेरीफाई कर सकें, उससे पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए, तो पिताजी को लगेगा कि बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। वो बोले 2 बात, हम सुनाई 4 बात, ठीक है, और फिर कहें कि हम तो शिविर करके आए हैं, समझदार मानो हमको। हम तो अंग्रेजी बोल लेते हैं, समझदार मानो हमको। हम तो मोबाइल चला लेते हैं, समझदार मानो हमको। हम तो गूगल सर्च करके इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं, समझदार मानो हमको। ये कैसे संभव है जी? हाँ, इंग्लिश बोलते हैं, सही बात है। तो ये पकड़ना जरूरी है, जरूरी है। श्याम भाई, मेरा अभी एकदम ध्यान गया अचानक, अभी ये जो बात हुई, बहुत बढ़िया सवाल किया उन्होंने, अर्जुन जी ने, और आपने जो जवाब दिया, तो आपने कहा कि चाहे मेरे अंदर कोई कमी हो, चाहे समाज में और किसी में कमी हो, अविश्वास हो, अपमान हो, घृणा हो, नफरत हो, मेरे अंदर हो किसी के प्रति, या किसी के अंदर हो मेरे प्रति, परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, दुनिया में हो, तो ये खत्म करने पे काम करना है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह को स्थापित करने में काम करना है। तो आपने जो कहा, तो थोड़ा ध्यान एकदम मेरे क्लिक हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अपमान मतलब सम्मान का अभाव जी, नफरत मतलब स्नेह का अभाव जी। तो गलत को हटाने के बजाय सही को इस पे ध्यान देना है, जिससे गलत तो हम वैसे हटाना चाहते हैं, अपमान में तो लगातार रहना नहीं चाहते, गुस्से में रहना नहीं चाहते हैं, तो हम अगर सही पर ध्यान देंगे तो गलत तो हट ही जाएगा जी। तो मैंने वैसे भी कुछ समय से इस चक्कर में टीवी एक बार देखना बंद कर दिया कि गलत को देखने से तो ठीक कैसे होगा, गलत का विरोध करने से भी ठीक कैसे होगा। अब आपने थोड़े पहले या दूसरे दिन ये बोला भी था कि 2 रास्ते हैं, एक तो सुबह से शाम तक हम कोसते रहें कि प्रधानमंत्री भी ठीक नहीं, मंत्री भी ठीक नहीं, एमएलए भी ठीक नहीं, पड़ोसी भी ठीक नहीं, पत्नी भी ठीक नहीं, सबको ठीक करना है, सब में कमी है, ये सब के कारण मैं दुखी रहता हूँ। तो या तो एक कोसते रहें, एक रास्ता है कि कोसने के बजाय ध्यान देके सही पे अपने आप को सही किया जाए और फिर बाकी का ध्यान जाए तो वो भी सही होंगे। तो ताकत इसी में लगा जाए, इसलिए आप इसमें लगे हुए हैं। तो मैंने भी वैसे कुछ समय से अभ्यास आप और प्रबोधों को सुनता हूँ, तो मैं आजकल टीवी पिछले
6-8 महीने 9 महीने से मैंने न्यूज़ नहीं देखा। अखबार भी मोटा मोटा खाली यूट्यूब से थोड़ा, अखबार भी नहीं देखना, यूट्यूब देख ले तो मोटा मोटा क्या चल रहा है देश में। तो जहाँ एक तरफ तो लगता है आपकी बात सही है कि गलत को गलत से ठीक नहीं कर सकते हैं, विरोध करके तो ये ठीक होगा नहीं, और सरकार से ज़्यादा ताकत गुंडागर्दी करने की, दबाने की, पुलिस की, ये सब की हमारे पास तो होती नहीं। तो ताकत से तो ये ठीक नहीं किया जा सकता, ये तो किया जाएगा तो प्यार से, प्रेम से किया जाएगा। तो इसलिए आजकल मैं भी कोशिश तो कर रहा हूँ कि इस सबसे दूर रह के अव्यवस्था से अपने आप को व्यवस्थित करके कैसे ये खुशबू फैले, पत्नी से लेके बाकी सब तक। लेकिन इसमें मैं बाद में आपसे अलग से बात करूंगा कि मेरे को अभी थोड़ा फिर भी लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो अव्यवस्था के बारे में अपडेट होना जरूरी, ताकि पता तो रहे करना क्या है। अव्यवस्था का उतना पता होने की जरूरत है कि तात्कालिक गोली कौन सी यूज करनी है वो पता चल सके। तो अव्यवस्था का सूचना रखने में कोई बुराई नहीं है, पर मूल बात यह है कि सिर्फ उसी सूचना को इकट्ठा करते रहने का काम करेंगे, उसी में उलझने का काम करेंगे, या सार्थकता के कुछ कार्यक्रमों में, पॉजिटिविटी के कुछ प्रोग्राम्स में भी अपनी क्रिएटिविटी को इन्वेस्ट करने का काम करेंगे। तो सूचना रखनी हो रखें, लेकिन ये ध्यान रहे कि तात्कालिक उपायों के लिए मैं तो कहूँगा कहीं विरोध और आंदोलन भी आपको लगता है कि तात्कालिक रूप से करना है, किसी को लगता है कर ले, मैं उसके लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये मूल बात समझना जरूरी है कि विरोध करके, दबाव देके, आंदोलन करके अगर हम कुछ करा रहे हैं ना, तो उससे इतना ही तय होता है कि ताकत से चीजें होती हैं। ये सही है, ये इस्टेब्लिश नहीं होता इससे। गन पॉइंट पर मैं आपसे कुछ करा लूं, इससे इतना ही तय होता है कि मेरे पास आपसे ज्यादा ताकत है। इससे ये नहीं होता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। इसलिए बदलाव आप में नहीं होगा कुछ भी। तो भय से, दबाव से, ताकत से काम तो हम करा सकते हैं आपसे, अपने मन का बात तो मनवा सकते हैं हम अपनी, लेकिन बदलाव नहीं होगा आप में, ये पक्का है। और उतने दिन तक ही आप दबे रहेंगे जितने दिन तक आपको हमारी ताकत ज्यादा लगती है। जिस दिन आपकी तैयारी हमसे बेहतर हो जाएगी, सामने खड़ा होकर जवाब देंगे, और कई बार तो पुराने सैकड़ों साल का हिसाब चुकाते रहते हैं। तो भारत में तो बहुत बार जाति में, धर्म में हिसाब चुकाते हुए लोग दिखाई देंगे, 1000 साल का, 2000 साल का। नहीं, जैसे अभी मैं आपसे एक मार्गदर्शन चाह रहा था कि परसों मैंने मेरे एक व्हाट्सएप चैनल पे, मैंने अभी तक तो मैं खाली शिविर की जानकारी डालता था कि शिविर है 25 दिसंबर से 1 जनवरी। परसों मैंने कहा अब शिविर तो लगभग अब आधे से ज़्यादा निकल गया है, तो परसों मैंने फिर डाला रात को कि अरावली के बारे में एक जजमेंट आया अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले, कि 100 मीटर से छोटी जो भी पहाड़ी उसको काट सकते हैं, उसको अरावली नहीं माना जाएगा। तो लगभग 90% ज़्यादा पहाड़ियाँ 100 मीटर से छोटी हैं। तो ये सारे भू माफिया उसको ख़त्म कर देंगे अपने पैसे के हवस में। तो इस पर काफ़ी आंदोलन राजस्थान में ज़्यादा है ये, और थोड़ा हरियाणा वगैरह में तो ऐसे पूरा एक 10,000 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाने का ऐसा जनता के बीच में आक्रोश थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे देखा। तो मुझे लगा अभी कि इस पे, तो मैंने परसों रात को वो अपलोड किया मेरे इस पे चैनल पे। ये कल वैसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप सू मोटो लेते हुए इस पे स्टे ला दिया है। तो अभी क्या हो गया कि सब जगह इतना भ्रष्टाचार हो गया, पैसे के लिए जो जुडिशरी अब तक ईमानदार मानी जाती रही है, वहाँ भी इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि एक तो ये उन्होंने 100 मीटर का जजमेंट दे दिया पहले। दूसरा, कल फिर मैं रात को एक खबर डाली, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं इतना ऊर्जा इसमें लगा रहा हूँ, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कि एक रेप हुआ अभी यूपी में कुछ साल पहले, कुलदीप सेंगर बीजेपी के एमएलए द्वारा, फिर एक गैंग रेप हुआ उसका। फिर उसके बाद उसके पिता ने विरोध किया, तो पिता को इतना पीटा एमएलए के भाई ने, अधमरा हो गया उसको। पुलिस भी उसके एमएलए कंट्रोल में थी, जेल में डाल दिया, वहां उसको इतना मारा, मर गया, वो पिता मर गया। फिर उसकी वकील जो थी एक दूसरी फीमेल, उसके साथ वो जब कोर्ट जा रही थी तो उसको 11 बार टक्कर मारी गाड़ी को 3 लोग उसमें मर गए, वकील भी मर गई,
2 इसके रिश्ता मर गए, वो लड़की बच गई संयोग से। वो लड़की ने बाद में मुख्यमंत्री योगी के बाहर धरना दिया, तो जाके दबाव बना, अल्टीमेटली उसको फिर पकड़ा सेंगर को, और बाद में उसको उम्र कैद की सजा हो गई। अब उम्र कैद की सजा हुई तो उसने कुछ साल में अभी सेटिंग करके हाई कोर्ट में जजमेंट करा लिया, दिल्ली हाई कोर्ट से, कि कोर्ट के पास इतना समय भी नहीं है, और उसको बेल जमानत मिल गई। तो उस पर अभी मुझे लगा यार ये तो बात दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया, गैंग रेप, और उसके बाद पिता को मार डाला, रिश्तेदारों को 2 को मार डाला। क्या हो रहा है इस देश में ना। तो अब ये यहाँ ये सुनता हूं तो मुझे लगता है भाई अपने को तो सही की बात करनी है, सही जीना है, वैसे ही लोगों को प्रेरित करना है। ये गलत का विरोध करने से तो होगा नहीं। तो मैं इसको कई दिनों तक खबर को डाला नहीं इस चक्कर में, फिर कल रात को मैं से रहा नहीं गया, मैंने कहा नहीं तो बहुत गलत हो रहा है तो यार, और ऐसे भी कैसे चुप रहेंगे। तो अब मैंने उसको खबर को मेरे चैनल पर डाला। हाल संयोग से वैसे कल उसमें भी इस सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया हाई कोर्ट के जजमेंट को। तो इतना ज्यादा तेजी से समाज टूट रहा है, गिर रहा है, इतना अन्याय, अत्याचार, निरंकुशता, निर्ममता, निर्दयता बढ़ रही है कि आम आदमी तो निस्सहाय हो गया, कुछ कर ही नहीं सकता है, कुछ हाथ में रहा ही नहीं है। तो ऐसे समय में ये जो कुछ गलत चल रहा है इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना भी कभी लगता है जरूरी है। ये प्रस्ताव देखते तो लगता है कि नहीं ऐसा उसमें ऊर्जा खत्म नहीं करनी है। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया इसमें थोड़ा सा भी। तो आपको लगे सबकी दृष्टि में परिमार्जन हो सकता हो तो अभी बताया, नहीं तो बाद में बता दीजिए। नहीं, आपने प्रश्न पूछा है 7-8 मिनट में, तो उत्तर तो मैं दे ही दूं 3-4 मिनट का। क्यों उसको आगे के लिए छोड़ें? क्यों जी, सबकी जिज्ञासा बन गई होगी ना, क्या कहूंगा मैं। यस सर। मुझे जो लगता है ना वो तो ये लगता है कि काम दोनों ही जरूरी है। जो सही है उसको समाज में स्थापित करने के लिए काम भी जरूरी है, और कहीं आग इतनी तेज लग गई हो कि समाज जल ही रहा है बिल्कुल, तो उसको बुझाना भी जरूरी है। काम तो दोनों ही जरूरी है। अब इसमें 2 चीज सोचने की जरूरत है। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, तो अपनी ऊर्जा को हम कहाँ नियोजित करेंगे या कितना कहाँ नियोजित करेंगे, वो प्लानिंग प्रॉपर होने की जरूरत है कि हम अपनी ऊर्जा को कहाँ नियोजित करेंगे या कहाँ कितना नियोजित करेंगे। ये सारी स्थिति परिस्थिति के साथ अपने को डिसाइड करने की जरूरत है। एक और बात मैं इस संदर्भ में कहूंगा कि अगर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की जगह से देखेंगे, तात्कालिक राहत की जगह से देखेंगे, तब तो ये लगता है कि विरोध प्रदर्शन, धरना, आंदोलन करके उसको रोका जाए, इसकी जरूरत दिखती है। लेकिन इसमें यह भी समझ में आता है कि जिस तरह से समाज बिगड़ रहा है, आप एक जगह रोकते हैं तब तक 4 जगह हो जाता है, वो 4 जगह रोकते हैं तब तक 24 जगह हो जाता है। सिचुएशन वैसा होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की जगह से सोचेंगे, तब तो आदमी के माइंडसेट में बदलाव करने के लिए शिक्षा के प्रोग्राम को चलाना ही किसी न किसी रूप में उपाय दिखता है। शिक्षा में, संस्कृति में, सभ्यता में, मीडिया में, टेलीविजन में, घर परिवार के जीने में चीजों को ठीक करना ही उपाय लगता है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर देखेंगे, तब तो कहीं ना कहीं सही को इस्टेब्लिश हम कर सकें, परिवार से लेकर के पूरी धरती तक काम वो दिखता है। इस प्रोसेस को करने में अगर कहीं आग इतनी तेज लग गई हो कि बिल्कुल उसको बुझाना तात्कालिक रूप से जरूरी लगता है, तो निश्चित रूप से उसमें भी कुछ समय लगा जा सकता है। लेकिन लौट करके इस मूल काम को नहीं करेंगे तो आग बुझाते बुझाते थक जाएंगे। ऐसा मेरा ओपिनियन है। जब पूछा आपने तो बढ़िया। कहाँ कुछ कह रहे? हाँ प्लीज। आपने रावली के संबंध में कहा था, ये प्रकृति की पीड़ा इन्होंने अपने माध्यम से इजार की थी। अंदर का दर्द था जो बाहर निकला था, और आपसे उपाय भी पूछा और उपाय भी बताया आपने। तो कई बार क्या होता है कि
सदियों से या प्रकृति में हर बार ये होता आया, देव और दानव का संघर्ष होता आया। तो श्याम भैया जैसे, सुनील भैया जैसे देव खड़े होंगे तो दानव को हारना पड़ेगा, और वो कोशिश चल रही है लगातार। इसी तरह से आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप वो लोगों की वजह से हम सब इकट्ठे हैं और कुछ करने के प्रयास में आप भी सुधार चाहते हैं, हम भी सुधार चाहते हैं। तो उसमें सीखने के लिए हम आए हैं कि प्रकृति को बचाना, मानवता को बचाना, सबके शुभ को क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें इसी डिजाइन में आप सब, सुनील जी भैया दंपति को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से हम सब आपकी वजह से इकट्ठे होते। धन्यवाद सर। 2 कमेंट में 5 मिनट में 6:15 में मैं पूरा कर देता हूँ, 5 मिनट लेता हूँ। 2 कमेंट हमको आपकी और आपकी बात के संदर्भ में करना, जब आपने कहा। और तो एक तो ये कि हम देव कहें चाहे दानव कहें, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन लगाने के पहले वो मानव है ये पहचानना जरूरी है। वो मानव के रूप में सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है, और गलतियां नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी किसी जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होता है। ये बेसिक पहचानना जरूरी है। दूसरा, अगर विरोधात्मक या आंदोलन वाले कार्यक्रम को भी कर रहे हैं ना, तो वहां भी ये समझने की जरूरत है कि अपने अंदर भाव को ठीक रखने का काम करेंगे या खून जलाएंगे। क्योंकि अगर भाव ठीक नहीं होगा, जो कह रहे बच्चे भाव को ठीक रखेंगे, अगर भाव ठीक नहीं होगा, अपने संतुलन की स्थिति नहीं होगी, तो हम रोकने के उपायों पर सार्थकता से काम भी नहीं कर पाते हैं, बल्कि अपना खून जलाते हैं, बीपी बढ़ाते हैं, कई बार हथियार उठा लेते हैं, कई बार विरोध में चले जाते हैं। 10 तरह के गलत लूप्स में हम फंस करके अपना परिवार का, समाज का नुकसान कर डालते हैं। तो रोकने का भी काम करना है तो संतुलन के साथ प्लानिंग करके उसको किया जाए, बजाय अपना खून जला करके क्रोध और विरोध में आ करके कुछ करने के। माइक। हेलो। हाँ सर, सेशन समाप्ति की ओर है जी। और हालांकि आपने इसका जवाब बहुत बेहतर ढंग से दे दिया है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सरल रूप में ये सवाल उठा और मैं चाहता हूं कि 5 लाइनों में बेशक आप इसका उत्तर दे सकते हो। तो 5 मिनट समय बढ़ जाएगा, आप दे सकते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है सर, जैन जी और जैन एल्पा जो पीढ़ी है, इसमें मुझे लगता है कि तनाव और बेचैनी का जो कारण है वो जैन जी और जैन एल्पा में तनाव और बेचैनी के कारण मानसिक असंतुलन पैदा हो रहा है, लेकिन यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वह युवा जो अपने तनाव और बेचैनी को परिवार में बता नहीं पाता है किसी डर के कारणवश। इसमें यहाँ माता पिता भी बैठे हुए हैं, तो माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है कि अपने बच्चे की समस्या को समझे और उनको समझकर संभावित कारक क्या हो सकते हैं उसका समाधान के लिए। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, जीवन में एक सच्चे मित्र का होना अति अनिवार्य है और अधिकांशतः दोस्त हमें जीवन में ऐसे मिलते हैं जो कि गलत राह पर ले जाते हैं। हमें उस सच्चे दोस्त का निर्धारण करने में किन पैरामीटर्स मानकों का प्रयोग करें, वो सर समझाने के प्रयास। बढ़िया। ये जो दोनों बातें आप कह रहे हैं ना, पहली बात के संदर्भ में मैं एक बात ध्यान दिलाऊंगा। एक युवा, एक पेरेंट्स अगर ये सवाल पूछते ना कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, मैं जरूर उसको बहुत ठीक से बताने का काम करता। चूक पहली यही होती है कि युवा चाहता है कि पेरेंट्स ठीक करने से शुरू करें अपने को, पेरेंट्स चाहते हैं कि युवा अपने को ठीक करने से शुरू करे। ये बात समझ में आती? युवा चाहता है कि पेरेंट्स अपने को ठीक करे, इनिशिएट करे, वहां से चीजें ठीक हो। पेरेंट्स चाहते हैं युवा अपने को ठीक करें, वहां से इनिशिएट हो तो चीजें ठीक होंगी। हमको ये समझना जरूरी है कि इस प्रोसेस से रास्ता ही नहीं निकलेगा। रास्ता तो तब निकलेगा जब युवा अपनी जगह से देखे कि चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं, उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। पेरेंट्स अपनी जगह से देखें कि वो क्या ठीक हो सकते हैं और उसमें खुद क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये पहचानना जरूरी है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरा कमेंट एकदम सिंपल है, अगर पेरेंट्स की जगह से करना हो ना
थोड़ा सेफ स्पेस देने की जरूरत है बच्चे को। एक ऐसा वातावरण जहां जब वो अपने को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको जज नहीं किया जाए, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाए, उसको ब्लेम नहीं किया जाए, उसको दोषी नहीं ठहराया जाए, उसको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाए, आगे से उसके साथ व्यवहार नहीं बदल लिया जाए, पनिशमेंट से ही सिर्फ नहीं शुरू किया जाए। पर ये सब करने का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उसको कुछ भी करने दिया जाए। चर्चा और संवाद किया जाए, अपनी ठीक बात को ठीक ढंग से कहा जाए। पेरेंट्स की जगह से पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है। युवा कैंप में तो आपकी बात जरूर करेंगे हम। तो ये जगह है, अगर पूछिएगा कि पेरेंट्स की जगह से क्या होना बनता है तो ये होना बनता है। दूसरा आपने क्या पूछा था? दूसरा सवाल ये था कि सच्चे दोस्त का याद आ चयन गया। करने में क्या पैरामीटर्स। फिर से मैं एक बात कहूंगा, लोग हमको दोस्त सच्चे मिले यहां से शुरू करेंगे या मैं दूसरों का सच्चा मित्र बन सकूं यहां से शुरू करेंगे? मैं दूसरों का सच्चा मित्र बन सकूं वहां से शुरू। ये पकड़ना जरूरी है, नहीं तो हर बार हम बॉल दूसरे के कोर्ट में डाल के गेम खेलते हैं, पूरे लाइफ खेल के भी मिलेगा नहीं। तो मैं दूसरों का सच्चा दोस्त बन सकूं, अगर यहाँ से पूछेंगे तो आप खुद भी बहुत पैरामीटर देख सकते हैं, बट एक दो पैरामीटर तो एकदम सिंपल दिखाई देता है कि मैं दूसरों का अच्छा मित्र बन सकूं। इसके लिए अपने में संतुलित रहना जरूरी है, स्नेह के भाव के साथ जीने की जरूरत है, सहयोग, मैत्री, आत्मीयता को इंश्योर करने की जरूरत है, और उसके जितने डेफिनेशंस और पैरामीटर्स बता चुका हूं उतने को ही करने की जरूरत है, उतना पर्याप्त है। एक माइक इनको दे दीजिएगा, एक प्रश्न इनका भी कर दें, इनको दे दीजिए, माइक दे दीजिए, रिस्पॉन्ड कर दें इनको। नमस्ते सर। नमस्ते। जैसे सर ने अरावली का जो मुद्दा बताया, तो वैसे ही काफ़ी सारे मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कार्बन एम्बिशंस का है, तो ये सारा खेल अंडरस्टैंडिंग के फेल्योर का ही है कहीं ना कहीं। जी जी। जैसे अभी कोलकाता का जो रेफरेंस दें अपन, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इतना नीचे चला गया है कि 10 साल में उन लोगों के पास पीने का पानी खत्म हो जाएगा ज़मीन के अंदर। उसी को लेकर वहाँ के जो अवेयर लोग हैं वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, कम्युनिटी बनाई, और वहाँ जो सत्ता में लोग हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि यार जब 10 साल में पानी ख़त्म हो जाएगा, एक रिसर्च के आधार पर जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने रिसर्च दिया, पूरी सीरीज बनाई है उन्होंने। तो उनका जवाब ऐसा आता है कि क्या करें, अगर यहाँ पानी ख़त्म हो जाएगा तो या तो आप प्रेगमेटिक सॉल्यूशन बताओ, मतलब व्यावहारिक सॉल्यूशन बताओ, समाधान दो हमें कि हम कहाँ से करें पानी की व्यवस्था। तो फिर वो लोग कहते हैं जो सत्ता में है वो कि आप एक काम कीजिए, क्या हम आपके लिए वरुण देवता के चैम्बर से पाइपलाइन लगवा दे क्या, इस तरह की। तो जैसे ये लोग हैं 5 साल या जितना भी इनका कार्यकाल होता है, ये लोग अपना काम करके निकल जाते हैं, लेकिन जैसे अरावली में है कि स्टे लग गया अभी कोर्ट का, वो होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन 10 साल में उन लोगों के पास पीने का पानी भी ख़त्म हो जाएगा। अब जब कुछ लोग, उन लोगों के डिसीजन से कहीं न कहीं नॉर्मल लोगों की भी लाइफ इफेक्टेड तो हो रही है। जिनको पता है वो जागरूक है, वो कोशिश कर रहे हैं कुछ न कुछ करने की। तो अपन अपने स्तर पर ऐसा क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं जब 5 साल तक उनके हाथ में चली गई सत्ता। अब वो तो काम करके निकल जाएंगे, फिर अपन अपने स्तर पर जब काम अपने को खुद को ही करना है अपने स्तर पर, तो फिर इतनी कम समय में क्या समाधान हो सकता है ऐसा? 2 छोटे कमेंट करूंगा मैं। एक तो ये कि हम ही ने उनको वहां भेजा है, ये बात क्लियर होने की जरूरत। वो अपने आप वहां नहीं पहुंच गए, हमने आपने मिल करके उनको वहां भेजा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ठीक लोग वहां पहुंचे, जो परिवार का, समाज का, प्रकृति का, सबका ध्यान रख करके नीतियां बनाएं, तो हमको आपको ठीक होने की जरूरत है। लोकतंत्र में तो यही समाधान दिखता है।
राजतंत्र होता तो एक राजा, 2 मंत्री और कुछ लोगों को ठीक करने पर बात करते। लोकतंत्र तो खुला खेल है जी, इसमें तो जब तक ये आम जनता और आम समाज ठीक नहीं होगा तब तक तो अरस्तु का वही कथन लागू होगा कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। आम समाज के बेहतर हुए बिना मुझे व्यक्तिगत रूप से तो इस लोकतंत्र में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखता है इसको इंटरवीन करने का। तो एक कमेंट तो मैं ये करूंगा। दूसरा क्या करें मैं, तो देखिए वही 2 उपाय हैं, या तो लोगों को समझदार और जिम्मेदार बनाने पे काम किया जाए, या तात्कालिक रूप से सिस्टम और प्रशासन पर कुछ दबाव बनाने का काम किया जाए। आपके केस में तो दबाव बना के भी नहीं होगा, क्योंकि पीने का पानी तो चाहिए। अगर 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़ लोगों को एक ही शहर में एक ही जगह पे भर दिए हैं तो उतना पानी तो देना ही होगा। तो आप कोई दबाव भी इस बात का तो नहीं बना सकते हैं कि पानी पीने को नहीं देंगे। अरावली में तो फिर भी कह सकते हैं मत काटो, पानी पीने में क्या करेंगे। कहीं ना कहीं हमको शहर का डिजाइन ही ऐसा सोचने की जरूरत होगी कि इतने ज़्यादा लोग एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाएंगे तो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम तो होगी। तो हमारे रोजगार के सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड हो सकें, इसकी ज़रूरत लगती है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर पूछेंगे ना तो हमारे रोजगार के सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड हो। ठीक है, बिहार से लेके बंगाल तक के लोग उठ के कोलकाता जा रहे हैं जॉब करने के लिए। बिहार के जमुई में जॉब मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम चाहिए। जो लोग जहाँ हैं उनके वहाँ रोजगार के सिस्टम को, डिजाइन को हमको सोचने की जरूरत होगी, ताकि हर आदमी एक ही तरफ ना भागे, एक ही जगह ना जाए। सॉल्यूशन तो अल्टीमेटली ये लगता है हमको। कुछ कह रहे? हाँ भैया, मैं कह रहा हूँ कि संबंध 2019 में पहला शिविर किया था, संबंध 2025 आ गई है, तो अभी लगने लगा है, साफ दिखता है, मतलब चलने लग गया सॉफ्टवेयर, समझ में आ गई चीजें। लेकिन वो जो बच्चा बोला ना, तो वाकई में एक मतलब कि 5 साल के अंदर ये इतना कुछ कर जाते हैं, तो मतलब उस पर एक ध्यान थोड़ा सा गया कि इस चीज के लिए सोचना तो और ज्यादा पड़ेगा, है ना। संबंध पर एक बार काम हो जाए, परिवार में, परिवार समूह में थोड़ा ठीक जीने लगे, तो समाज के ठीक होने पर बात तो करना ही बनता है, करना ही बनता है। यस प्लीज सर। ये भी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे अभी मतलब देश में ही नहीं देख सकते। जो पर्यावरण को बचाने वाली संस्था इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, जो देशों पे दबाव बनाती है कि आपके देश से इतना कार्बन एम्बिशन हो रहा है, तो अमेरिका तो निकल गया उस संस्था से कि हमें तो आपकी संस्था से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो विकास करेंगे। हमें लोग मरे तो मरे, हमें कोई नहीं है, हमें तो विकास चाहिए। भैया मेरी ना 2-3 जगहों से बात हुई, हम विद्या परिवार में ये संबंधों पे ही बात कर रहे हैं। अभी मैं इससे रख देती हूँ बात कि भैया दीदी करके अब फिर शादी नहीं हो पा रही, दीदी दीदी देख करके सबको बहन ही देखने लग गए हैं भैया। अब हमने तो विवाह के टॉपिक को एक बार क्लोज कर दिया है, इसलिए अब फिर से उसको ओपन नहीं करता हूँ। नहीं तो वो हमारे यहाँ जोक सुनाते ना, वो जो बच्चों को प्रार्थना में खड़े होके कहते हैं ना हम सब भाई बहन हैं, और वो सुनाते क्या कहते, क्या प्रतिज्ञा करते हैं जी? कह रहे हैं भारत हमारा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, उसके ब्रैकेट में लगा के कहते हैं इनको छोड़ के। सर यहाँ आके सोचा था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ आके पता चल रहा संबंध बनाने से तो भाई बहन बन रहे, संबंध तो बन रहे नहीं बन रहे, क्या पता मानव से मानव को देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखेंगे ना, तो ये समझना जरूरी है। इस पर बहुत एक्सपेंड नहीं करता हूं मैं कमेंट को, क्योंकि वो करेंगे तो फिर टॉपिक दूसरे साइड चला जाएगा। क्या है देखिए, भाई बहन कहने से संबंध रुक रहे हैं, मुझे तो ऐसा बहुत पता नहीं है, आपको होगा तो हो सकता है, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूँगा। और इतना आसान भी नहीं है कि किसी को शुरू से देखना शुरू करें और भाई और बहन मान लें। ठीक, जिंदगी उतनी अच्छी हो जाए तब तो समाज बहुत बढ़िया हो गया होता अब तक। पर
जी भैया मैं ये प्रश्न या समझ जो मेरी बनी मैं वो बता रहा हूँ कि इतने अपन कह रहे हैं सिस्टम को सुधारने में बहुत समय लगा है, क्योंकि वो भैया बोल रहे हैं मेरे को 7 साल हो गए तब जाके भी मेरी समझ अब थोड़ी बहुत बनी है, मतलब ठीक है ना, फिर भी क्लियर नहीं हुई। तो हम ये मानते हैं पहली बात तो कि जो कानून विधायिका संसद जो बनाती है उसी के अनुरूप जनता काम करती है, यह हम सब मानते हैं, और उसे संविधान का पालन भी करना होता है। तो क्या हम उन केवल 545 लोगों को या जो व्यवस्था और कानून बना रहे हैं उन लोगों की समझ बढ़ा दे तो हम सबका भला हो जाएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमको लगता है जैसे वो 545 सेंटर में और हर स्टेट में 250-300 कहीं चांद और मंगल से आए हुए हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो चांद और मंगल से आए हुए हैं। वो जो मैं पहले दिन कह रहा था ना, नेता आज के दिन वो नहीं है जिसके पीछे भीड़ चल रही है या जनता चल रही है। नेता वो है कि जनता जिधर जा रही है वहां आगे जाके खड़े हो जाते, झंडा लेके। हैं तो अभी क्या है कि जो गए हैं वहां ना, वो हो सकता है 10 करोड़ खर्चा करके गए होंगे आपको शराब बांटने में, साड़ी बांटने में। हो सकता है उनके लिए 4 लोगों ने जो है लोगों को डरा धमका के वोट दिलाने का काम किया होगा। 100-200 लोगों ने उनके लिए प्रचार किया होगा। वो 100-200 लोग जिन्होंने प्रचार किया, ठीक है, और छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर तो हजारों होंगे, 100-200 भी छोड़िए, पूरी फौज आती जी प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो सैकड़ों में लोग आए थे हमारे लिए प्रचार करने, ये जिनको जो है 10 करोड़ 20 करोड़ लगा के हम शराब बांटे थे, बाकी काम किए थे, ठीक, तो उनका ध्यान उसको भूलने पर होगा, और उनके लोग जो ये सब काम करके आए थे उनकी बात सुनेंगे कि आपकी और हमारी बात सुनेंगे। जी मेरा कहना ये है कि केवल उन लोगों के लिए भी ऐसे प्रयास कर लिए जाए, केवल 500 जो चुन गए, अब जो आए वो तो गए, पर जो चुन गए उनका ध्यान, उनकी समझ बढ़ाई दीजिए ना। बिल्कुल, तो एक शिविर आप ऑर्गेनाइज करना पार्लियामेंट में, समय देने की जिम्मेदारी मेरी। तो फिर यही हुआ तो सब की हम व्यवस्था क्या के नतमस्तक है। वही हमको ये दिखना जरूरी है कि हमने भेजा है उनको, हमने भेजा है उनको, ये दिखना जरूरी है। हम व्यवस्था के आगे नतमस्तक हैं ये तो दिखता है, पर हम ही 2000 रुपया और 500 रुपया लेके उन्हें भेजते हैं वो नहीं दिखता है। हमारे एक साथी थे, अब तो रहे नहीं, रामजी भाई, किसी समय बिहार में सर्वोदय आंदोलन और वो सब जब पीक पे था ना, तो चुनाव लड़े वो लोग कई जगहों पर बिहार में, बिहार और यूपी का तो मुझे पता है, चुनाव लड़े। एक सीट के बारे में वो ये कह रहे थे कि 250 लोग उनके साथ घूमते थे, ठीक, 250 लोग उनके साथ घूमते थे, और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया तो उनको वोट मिला 8। रियल बता रहा हूं मैं। एक शिविर में ये कहानी सुना रहा था तो किसी ने बताया महाराष्ट्र के भी किसी जगह पर ऐसा ही हुआ था, उसी समय के सर्वोदय वाले लोगों ने बताया। तो 250 लोग साथ में घूमने के बावजूद 250 वोट नहीं मिला जी, 8 वोट मिले। तो हमको उस पक्ष को भी तो देखने की जरूरत पड़ेगी ना, कि धागे का एक छोर उनके हाथ में है, ये बात सही है, पर धागे का एक छोर हमारे हाथ में भी है, ये पहचानना जरूरी है। और अगर समेटना चाहते हैं उसको, तो या तो हम अपेक्षा करते रहें कि आप ठीक हो, या हम अपनी तरफ से उसको ठीक करने पर काम करना शुरू कर दें। मैं तो अभी इस पक्ष में हूं कि अपने हाथ वाले से काम शुरू कर दें। जी सर आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि सरपंचों के चुनाव में गांव में ऐसा ही होता है, जिस रात सरपंच साहब जिसके घर पे चले गए ना, तो मतलब वो उनके ही हो गए। सही बात है। इससे देखिए अब ऐसा हमको लग रहा है कि अब व्यवस्था पर चर्चा करने का समय आ गया है तो इसलिए अब कल सुबह से हम लोग व्यवस्था पर चर्चा शुरू करेंगे कि समाज की व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो, ठीक है। अब उसका समय आ गया है, तो अब विवाह के जो प्रश्न हल नहीं हुए हों उनको अगली बार करेंगे, कैरियर के जो प्रश्न हल नहीं हुए हों उनको अगली बार करेंगे, मन ठीक नहीं रहता हो उसके जो प्रश्न रह गए हों उसको अगली बार हल करेंगे। अब तो पहले व्यवस्था ठीक करेंगे जी।
इसलिए कल सुबह से हम उस पर लगेंगे। अपने संदर्भ में यहाँ अभी तक के कंटेंट के संदर्भ में एक बात और बता दूं मैं, जाने अनजाने इस पूरी सूचना को लेकर के ना हम संसार के बाकी सभी लोगों को मापना शुरू कर देते हैं, उनकी कमियां निकालना प्रारंभ कर देते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। अगर ऐसा शुरू कर दिए ना तो दवा को जहर की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिए, क्योंकि जो कमियां नहीं दिखाई दे रही थी दूसरे में वो भी अब दिखनी शुरू हो जाएगी, वो भी अब दिखनी शुरू हो जाएगी कि नहीं। तो शिकायतें बढ़ती चली जाएगी, दुख और पीड़ा बढ़ता चला जाएगा। ये अपने प्रोग्रेस में बाधा है, अपने प्रोग्रेस में ये हर्डल है। अगर हमने दूसरों की कमियों को ही ठीक से पहचानना शुरू कर दिया तो इसमें जीना ज्यादा कठिन हो जाएगा। अगर दूसरे को इस तरह से हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे इन पैरामीटर्स पर तो ठीक है। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन को अपने में पचाने की जरूरत है, जीने की जरूरत है, फिर सम्मान और स्नेह को बनाए रखते हुए एक्सप्रेस करने की जरूरत है। तभी इसमें से रास्ता निकल सकता है, नहीं तो रास्ता नहीं निकलेगा। तो दूसरों की जब कमियों पर फोकस कर देते हैं ना तो ये कठिनाई होती है। तो उस आखिरी कहानी को सुना के आपको मैं ब्रेक कर देता हूं। कहते कि अमेरिका में ठीक है, एक ने फोन किया पुलिस वाले को कि हमारे घर के बगल में कुछ लोग जो है वो बिना कपड़े के नंगे नहा रहे हैं, असभ्य लोग हैं सभी मोहल्ले में, ठीक है, इनको तुरंत पकड़ के हटाया जाए। पुलिस आई, सब तरफ ढूंढी, ठीक है, उसको दिखाई नहीं दिया आसपास कहीं, ठीक। तो महिला से पूछा कहाँ हैं वो लोग, ठीक, दिखाई तो नहीं दे रहे, ठीक। तो उसने कहा आइए हमारे साथ अभी दिखाते हैं। अपने छत पर टॉप फ्लोर पे ले गई उसको, ठीक, टॉप फ्लोर पे ले गई, पूछी दिखाई दे रहा है? कहा नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। कहा आओ हमारे साथ, ये जो कैमरा लगा रखे हैं ना इसका जूम और फोकस ठीक करके देखो, वहां 2 किलोमीटर दूर नहा रहे हैं 3 लोग। तो अगर ये डिजाइन सीखोगे ना तो फिर वही होगा कि जूम और फोकस एडजस्ट करके 2 किलोमीटर दूर नहाते 3 लोग भी नंगे दिखाई देंगे, ठीक है, अपना कपड़ा तो दिखेगा नहीं। तो उसमें दुख और पीड़ा बढ़ जाएगी कम होने के बदले। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन को समझने पर काम किया जाए, जीने पर काम किया जाए, फिर हमारी पात्रता होती है दूसरों को सहयोग करने की। और सहयोग करने की विधि सम्मान और स्नेह के साथ शिष्टता पूर्वक इस बात को समझने में दूसरे को सहयोग करने का है, ना कि दूसरे को गलत बताने का। समराइज करके कहूं तो अपने प्रोग्रेस का प्रमाण, अपने प्रोग्रेस का प्रूफ ये नहीं है कि हम आपको गलत सिद्ध कर दें। हम अच्छे हैं इसका प्रूफ ये नहीं है कि हम आपको गलत और बेकार सिद्ध कर दें। इसका प्रूफ ये है कि हम आपको भी ठीक होने में स्टेप वाइज सहयोग करके सपोर्टिंग हैंड बढ़ा सकें। नमस्ते।